करेंगे कि आज के सेशन में ये खत्म हो जाए, ठीक है ना। और आज हमें मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना है, आज मतलब शुरुआत कहां से करनी है, आज शुरुआत करनी है सिकंदर से। कहां से भैया, आज शुरुआत सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट से। इस मैप से शायद ये मैप उतना समझ में ना आए तो मैं अपने से मैप बनाकर आपको दिखाता हूं। फिलहाल आप दिमाग में एक सेट रखिएगा कि हुआ ये कि भाई सिकंदर का जन्म कहां हुआ था, भाई यहां पर हुआ था, कहां, मेसिडोनिया में। और वो वहां से निकलता है, रास्ते में जो भी क्षेत्र पड़ते हैं वो जीतता हुआ आगे बढ़ता है, जैसे तुर्की है, ठीक है, इराक है, ईरान है, अफगानिस्तान का एरिया है, ठीक है, ये सब जीतता हुआ भारत की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखो भैया हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया था मेसिडोनिया, क्या था, मेसिडोनिया, ठीक है। तो मेसिडोनिया में ही तो जन्म हुआ था इसका, ठीक है, मेसिडोनिया में ही तो जन्म हुआ था इसका। कहाँ पर जन्म हुआ था, मेसिडोनिया में, मेसिडोनिया, ठीक है। तो मेसी, और इसके जैसे पिता की बात करें, फादर की बात करें इसके, ठीक है, तो पिछले सेशन में बताया भी था कि इसके पिता जो है फिलिप नाम था इनका, इसके पिता का नाम फिलिप था, इसके गुरु का नाम अरस्तु था, इसके घोड़े का नाम बौकेफला था, इसका जो जल सेनापति था मतलब नेवी कमांडर था उसका नाम निर्याकस था, इसका जो थल सेनापति था मतलब आर्मी कमांडर था उसका नाम सल्कस निकेटर था। ये सब बेसिक बातें हमने पिछले सेशन में आपको बताई थी, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा सर्दी है तो है ना, गला जाम है, ठीक है, तो आवाज थोड़ी सी फंस के निकल रही है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, तो मेसिडोनिया में साथियों इसका जन्म हुआ, मेसिडोनिया में इसका जन्म हुआ, ठीक है। मेसिडोनिया में जन्म के बाद जब ये कितने साल का था, मात्र 20 ईयर का था, ठीक है। जब सिकंदर मात्र 20 ईयर का रहा होगा तब ये विश्व विजय पर निकला, ठीक है। और इसका मतलब 20 ईयर का मतलब ये तकरीबन 336 ईसा पूर्व की बात है जब ये विश्व विजय करने निकला, ठीक है ना। चलिए, तो आप देखेंगे कि 356 बीसी में पैदा हुआ सिकंदर, ठीक है, जब लगभग 20-21 साल का हो गया तो 336 ईसा पूर्व में विश्व विजय पर निकला, ठीक है। और विश्व विजय के क्रम में इसने सबसे पहले, विश्व विजय के क्रम में इसने सबसे पहले, ठीक है, तुर्की को जीता, फिर आगे ईरान को जीता, ठीक है, मतलब इराक को जीता, फिर आगे, ठीक है, ऐसे बढ़ता चला गया। तो जैसे आगे इराक आ गया तो इराक जीत लिया, ईरान आ गया ईरान जीत लिया, अफगानिस्तान आ गया अफगानिस्तान जीत लिया, ठीक है। ये सब क्षेत्र जीतते हुए आगे बढ़ा, ठीक है। और उसके बाद पहुंचा ये भारत, इसके बाद ये पहुंचा कहां पर भैया, इसके बाद ये पहुंचा भारत, ठीक है, इसके बाद ये भारत पहुंचा। तो भारत की तरफ हम चलेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल यहां देखिए तो है क्या कि भाई मेसिडोनिया से बंदा निकला तो तुर्की, ठीक है, तो इसने तुर्की जीता, ठीक है। जैसे उस समय क्या कहा जाता था, उस समय इसको एशिया माइनर कहा जाता था, उस समय इसको क्या कहा जाता था, तुर्की जो आज है ना इसे मध्यकाल में प्राचीन काल में भी एशिया माइनर कहा जाता था, ठीक है ना। तो एशिया माइनर को इसने जीता और आगे बढ़ा तो इसने इराक को जीता, ठीक है, इसको इराक को जीता और आगे बढ़ा तो ईरान जीता और आसपास के क्षेत्र में जीत रहा था, ऐसा नहीं कि केवल यही जीता, अफगानिस्तान जीता और आगे बढ़कर, ठीक है, अफगानिस्तान भी जीता, ठीक है। अच्छा भाई, और इसके बाद फिर भारत पहुंचा, ठीक। तो ये एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाता चला गया, एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाता चला गया, ठीक है। अब देखते जाइए, अभी आपको अपने माइंड में क्या बैठाना है, अभी आपके माइंड में, ठीक है ना, अभी आपको अपने दिमाग में ये बिठाना है कि 356 ईसा पूर्व 356 बीसी में पैदा हुआ सिकंदर लगभग 20-21 वर्ष का जब हुआ तो इतनी कम उम्र में ही 336 ईसा पूर्व में विश्व विजय पर निकल गया। और इसमें सबसे पहले भाई इसका एरिया जो था, ये जहां पैदा हुआ था वो आज की डेट में यूरोप में पड़ता है, जहां ये पैदा हुआ था वो आज की डेट में यूरोप में पड़ता है। यूरोप में एक देश है, कभी आप देखिएगा, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है ग्रीस, ठीक है। आज भी यूरोप में एक देश है जिसका नाम है ग्रीस, ठीक है ना। हाँ जी, अरे तो ग्रीस नाम के देश में आज का आज भी है ये, इसकी राजधानी एथेंस है, ठीक है। तो ग्रीस नाम के देश में मेसिडोनिया नाम का एक शहर था, वहां पैदा हुआ था। तो यूरोप से जब एशिया में एंटर हुआ, वैसे भी यूरोप से अगर आप थल मार्ग से, स्थल मार्ग से एशिया में एंटर होना चाहे तो आपको सबसे पहले तुर्की ही मिलेगा, ठीक है। यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप में जब आप प्रवेश करेंगे स्थल मार्ग से, ठीक है, स्थल मार्ग से थल मार्ग से, तो सबसे पहले आपको तुर्की ही मिलेगा आज भी, ठीक है ना। और तुर्की में इसलिए इसने प्रवेश किया और सबसे पहले तुर्की को जीता, फिर आगे बढ़ा तो इराक को जीता और उसके आसपास के कई सारे क्षेत्रों को जीता, यहां तक कि इजिप्ट मतलब जिसे आज की डेट में मिस्र कहते हैं, यहां तक के क्षेत्रों को जीत लिया। और आगे बढ़ा तो इसने ईरान को जीता और आगे बढ़ा तो इसने अफगानिस्तान को जीता। और इस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में जो एक बहुत बड़ा हकामनी एम्पायर था, पारसिक एम्पायर था, उसको खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब जरा यहां पर इसको मेंशन भी कर देते हैं भैया कि इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या हुआ करता था, इस क्षेत्र के हकामनी साम्राज्य को खत्म कर दिया। मतलब कह सकते हैं कि इसने किसको हराया भैया, हकामनी एम्पायर। यहां पर क्या हुआ करता था, हकामनी या पर्शियन एम्पायर या पारसिक साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, पर्शियन एम्पायर, ठीक है। तो पर्शियन एम्पायर का खात्मा, ठीक है, हकामनी या पर्शियन एम्पायर का खात्मा, ठीक है, किया इसने, किसने किया भैया, सिकंदर ने किया। तो हकामनी एम्पायर या पारसिक एम्पायर का जो खात्मा है वो किसके द्वारा किया गया, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब सिकंदर के द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट मतलब सिकंदर के द्वारा किया गया, ठीक बात है। अलेक्जेंडर द ग्रेट मींस सिकंदर के द्वारा किया गया, ठीक बात है। चलिए ये दिमाग में आप बिठा कर रखिएगा। अब इसके बाद ये भारत की तरफ बढ़ा तो अफगानिस्तान और भारत की सीमा पर, ठीक है, अफगानिस्तान और भारत की सीमा पर एक यहाँ पर पर्वत है, ठीक है, और अफगानिस्तान और भारत की सीमा पर एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कौन सा पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदू कुश रेंज है और ये जो हिंदू कुश रेंज है, ये हिंदू कुश रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू कुश रेंज की अगर बात करते हैं, ठीक है, देखिए जो प्राचीन भारत था, जो अखंड भारत था, वो चारों तरफ से अपनी नेचुरल बाउंड्री से घिरा हुआ था, प्राकृतिक सीमाओं से, ठीक है। भारत ये पूरा का पूरा हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है और ये पूरा का पूरा, ठीक है, जल क्षेत्र से, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो प्राचीन काल में भारत था उसमें ना तो नीचे की तरफ से, ना तो इधर ऊपर की तरफ से, ना अगल बगल से कहीं से भी आक्रमण कर पाना आसान नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप देखेंगे कि क्या होता है कि ये जो हिंदू कुश पर्वत है, इसी हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है, एक पास है भाई। ये जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है इनको पूरा पर्वत क्रॉस करके, ठीक है, आप आना आसान नहीं है। तो जो भी आता था तो वो क्या देखता था कि दर्रा कोई मिल जाए, पहाड़ों के बीच में कोई रास्ता मिल जाए। तो पहाड़ों के बीच में इसे एक रास्ता मिला, पहाड़ों के बीच में इसे एक रास्ता मिला और ये रास्ता क्या था, ये जो पहाड़ों के बीच में इसे रास्ता मिला, ये जो पहाड़ों के बीच में इसे रास्ता मिला, ये रास्ता था दरअसल में क्या, इसी को कहा गया खैबर दर्रा। क्या कहा गया इसे, इसी को कहा गया है खैबर दर्रा। ये वही खैबर दर्रा है जिससे होकर कभी आर्यों ने भी प्रवेश किया था, ठीक है, खैबर पास, ठीक है, खैबर पास, ठीक है। क्या है खैबर पास, तो पास का मतलब है ना, पास का मतलब होता है दर्रा, ठीक है। पास का मतलब क्या होता है, दर्रा मतलब पहाड़ों के बीच का एक सकरा रास्ता जिससे होकर इस पार से उस पार जाया जा सकता है, ठीक है। तो भैया अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जो हिंदू कुश पर्वत था उसमें एक दर्रा मिला इसे, ठीक है, और उस दर्रे का नाम था खैबर दर्रा। और ये खैबर दर्रा कहां पर हुआ करता था पता है, ये खैबर दर्रा जो है ये सफेद कोह श्रृंखला में था। किसमें स्थित था ये सफेद कोह श्रृंखला में स्थित था। इसमें सफेद कोह नाम की एक श्रृंखला थी, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि जैसे हिमालय है तो हिमालय में कहीं पीर पंजाल है, ठीक है, तो कहीं धौलाधर है, कहीं शिवालिक है, ऐसे नाम बोला जाता है ना। तो वैसे ही जो हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत में एक सफेद कोह श्रृंखला थी। क्या थी भैया, सफेद कोह श्रृंखला। तो जो सफेद कोह श्रृंखला है, सफेद कोह, ठीक है, सफेद कोह रेंज कह सकते हैं आप, ठीक है। जो सफेद कोह रेंज है, इस सफेद कोह रेंज में खैबर दर्रा था, ठीक है ना। क्या था भैया, खैबर दर्रा था, खैबर पास था और इस खैबर पास से ही इसने प्रवेश किया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं से प्रवेश, ठीक है, से प्रवेश मतलब इसी से इसकी एंट्री हुई, ठीक है। इसी से क्या हुई, इसी से भारत में इसकी एंट्री हुई है, इसी से भारत में इसकी एंट्री हुई है। तो सिकंदर ने अपनी सेना के साथ इसी से प्रवेश किया। जब इसने भारत में प्रवेश किया तो इसे सबसे पहले सामने क्या नजर आया, इसे सबसे पहले सामने नजर आया तक्षशिला।
क्या नजर आया भैया सामने? इसे सामने साथियों नजर आया तक्षशिला, ठीक है ना? क्या नजर आया? तक्षशिला। और तक्षशिला का उस समय राजा कौन था? किंग कौन था? तो उस समय तक्षशिला का राजा हुआ करता था अम्बी। कौन हुआ करता था राजा उस समय तक्षशिला का? अम्बी उस समय तक्षशिला का राजा हुआ करता था, ठीक है ना? समझे? किसने भैया? अम्बी, ठीक है? तो अम्बी से इसका, ठीक है, अम्बी से इसका सामना हुआ। तो भारत पर जो पहला आक्रमण सिकंदर ने किया, ठीक है, भारत पर है ना, सिकंदर ने जो पहला आक्रमण किया, ठीक है, जो पहला आक्रमण हुआ वो किस पर हुआ? तक्षशिला पर, ठीक है, किस पर भैया? तक्षशिला पर। तो ये याद रखिएगा कि ये तक्षशिला पर सिकंदर का क्या हुआ? पहला आक्रमण हुआ, ठीक है, पहला आक्रमण हुआ मतलब फर्स्ट इन्वेजन हुआ, ठीक है। तो सिकंदर का जो पहला इन्वेजन है, पहला आक्रमण हुआ वो तक्षशिला पर हुआ। किस पर हुआ? तक्षशिला पर हुआ, ठीक है। सिकंदर का जो पहला आक्रमण हुआ वो किस पर हुआ है? तक्षशिला पर हुआ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ पेच है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अम्बी ने क्या किया? अम्बी ने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। बिना लड़े क्या किया? अम्बी ने बिना लड़े क्या किया? बिना लड़े सरेंडर कर दिया। मतलब यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। अम्बी ने बिना लड़े क्या किया भैया? अम्बी ने यहाँ पर बिना लड़े सरेंडर कर दिया, मतलब किसी प्रकार का कोई युद्ध यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है भैया, बिना लड़े सरेंडर कर दिया। फिर सिकंदर की सेना और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी तो इसे पोरस का राज्य मिला, ठीक है। जब सिकंदर की सेना और आगे बढ़ी तो इसे किसका राज्य मिला? इसे यहाँ पर पोरस का राज्य मिला, ठीक है ना, पोरस का राज्य मिला, ठीक है। किसका राज्य मिला यहाँ पर? इसे पोरस का राज्य मिला, ठीक है। तो बिल्कुल जरूरी है, अब यहाँ पर पोरस ने इसका प्रतिरोध किया, ठीक है ना, पोरस ने यहाँ पर इसका प्रतिरोध किया और पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ, ठीक है, पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ। और इसी युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं भैया? इसी युद्ध को हम कहते हैं, ठीक है, इसी युद्ध को हम क्या कहते हैं? इसी युद्ध को कहते हैं झेलम का युद्ध। क्या कहते हैं इसी को? इसी को झेलम या वितस्ता, ठीक है, झेलम या वितस्ता या हाइडेस पीस का युद्ध कहते हैं, ठीक है ना। चेलम या वितस्ता या हाइडेस पीस का युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, तो इसे या तो आप झेलम का युद्ध कहेंगे या इसे आप हाइडेस पीस का युद्ध कहेंगे, ठीक है। झेलम का युद्ध कहेंगे या हाइडेस पीस का युद्ध कहेंगे, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, ठीक है। बैटल ऑफ झेलम, बैटल ऑफ झेलम या बैटल ऑफ हाइडेस पीस या बैटल ऑफ वितस्ता, ठीक है, बैटल ऑफ वितस्ता। अच्छा, क्योंकि झेलम नदी का नाम तो आपने सुना ही है, झेलम नाम तो आपने सुना ही है, ठीक है। तो झेलम का ही पुराना नाम क्या है? झेलम का ही पुराना नाम है वितस्ता, ठीक है। और यूनानी लेखकों के द्वारा इसी झेलम या वितस्ता को हाइडेस पीस कहा गया है। तो यूनानी लेखकों ने, ग्रीक राइटर्स ने इसे हाइडेस पीस का युद्ध कहा है, ठीक है भैया। अब ये युद्ध तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि किसके किसके बीच हुआ। एक तरफ सिकंदर है, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट है, और दूसरी तरफ पोरस है जो कि इस क्षेत्र का राजा है, ठीक है, दूसरी तरफ पोरस है जो कि इस क्षेत्र का राजा है, ठीक है ना। ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई, इस युद्ध में जीत हुई, ठीक है ना। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई और पोरस की हार हुई, ठीक है। तो कहते हैं कि जब सिकंदर जीता तो पोरस से पूछा कि बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो पोरस ने कहा कि मेरे साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, ठीक बात है। अच्छा, ये बात है कब की? ये बात है 326 बीसी की, ये बात है 326 बीसी की। और जब पोरस की इतनी शानदार सी बात सुनी, ठीक है ना अजय भैया, जब पोरस की इतनी शानदार सी बात सिकंदर ने सुनी तो सिकंदर इसकी बातों से प्रभावित हुआ और इसे अपना मित्र बना लिया। वास्तविकता यह है कि सिकंदर ने पोरस को जानबूझकर अपना मित्र बनाया। सिकंदर को एक ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए था इस क्षेत्र में जो सिकंदर को हर तरह से सपोर्ट करे ताकि उसके मदद से सिकंदर और आसपास के अन्य क्षेत्रों पर हमला करके उसे जीत सके। सिकंदर के ऊपर एक सनक, सिकंदर के दिमाग में एक सनक सवार थी और वो सनक ये थी कि उसे विश्व विजेता बनना है, ठीक है, विश्व विजेता बनने की सनक सवार थी। और सिकंदर ने उस जमाने में जितने क्षेत्रों को जीता उस हिसाब से उसे विश्व विजेता कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसने पूरी दुनिया का महज 7%, 7% के आसपास का क्षेत्र ही जीता था, ठीक है ना। अच्छा भैया, तो ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक। अच्छा, अब उस टाइम पे आप कहेंगे सर यहाँ पर और कोई राज्य था क्या? तो आप देखेंगे यहाँ पर और किसी राज्य का जिक्र नहीं मिलता है। जो जिक्र मिलता है वो एक तो यहाँ पर तक्षशिला के राजा अम्बी का जिक्र मिलता है जिसके किसी वंश या डायनेस्टी का जिक्र नहीं मिलता, और दूसरा पोरस के राज्य का जिक्र मिलता है, इसके भी किसी वंश या डायनेस्टी का जिक्र नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपसे कहता है कि सिकंदर का भारत पर पहला आक्रमण, ठीक है, सिकंदर के द्वारा, जैसे सिकंदर ने जो कुछ भी किया, सिकंदर द ग्रेट, ठीक है, अगर भारत के मामले में, भारत पर, तो भारत के मामले में सिकंदर ने जो कुछ भी किया उसमें दो चीजों का ध्यान देना है कि अगर आपसे कहा जाएगा कि पहला आक्रमण किस पर किया, तब आपका आंसर क्या होगा? पहला आक्रमण मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट इन्वेजन, ठीक है, फर्स्ट इन्वेजन इस पर, इसका किस पर हुआ। और दूसरी बात क्या है? पहला प्रतिरोध, ठीक है ना, पहला प्रतिरोध, ठीक है, मतलब सिकंदर का पहला प्रतिरोध किसने किया? प्रतिरोध का मतलब जैसे आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो पोरस है, सॉरी ये जो अम्बी है, ये जो तक्षशिला का राजा अम्बी, इसने तो सरेंडर कर दिया था, इसने तो कोई प्रतिरोध नहीं किया, इसने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, इसने तो कोई विरोध नहीं किया, ठीक है। तो भाई अम्बी पर हमला तो हुआ, पहला आक्रमण तो हम ये कहेंगे कि ठीक है कि अम्बी पर हुआ, लेकिन ये कि अम्बी ने क्या लड़ाई लड़ी थी? नहीं लड़ी थी। क्या अम्बी ने कोई लड़ाई लड़ी? नहीं लड़ी भाई, ठीक है भाई, कोई लड़ाई इसने लड़ी नहीं, ठीक है ना भाई, तो कोई लड़ाई इसने लड़ी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये लड़ाई, पहला आक्रमण हुआ तो, लेकिन सरेंडर हो गया यहाँ पर, है ना। मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट काउंटर अटैक, ठीक है, काउंटर अटैक, ठीक है। तो फर्स्ट काउंटर करने वाला इंडिया में इसे कौन मिला, ठीक है। तो जब पहले आक्रमण की बात करेंगे तो तक्षशिला बताएंगे, ठीक है। और जब पहला काउंटर अटैक जो हुआ सिकंदर पर भारत में, वो किसने किया? वो पोरस ने किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक्षशिला में अम्बी ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर पोरस ने सरेंडर नहीं किया बल्कि युद्ध किया, ठीक है ना। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है ना। अच्छा भाई, तो ये पूरा का पूरा मामला आप समझ पाए होंगे, ऐसी हमें आशा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बिल्कुल जो है आप समझ पा रहे होंगे, नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, शुरू से आपको ध्यान से देखते हुए चलना पड़ेगा, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, एकदम प्यार से, ठीक है। अब रही बात इसको नोट्स बनाने की, तो एज इट इज आपको नोट्स बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसकी स्टोरी समझिए, ठीक है। अभी तक की जो स्टोरी है वो क्या है कि भाई सिकंदर, जिसका जन्म 356 ईसा पूर्व में दुनिया में हुआ, वो लगभग 20 वर्ष की उम्र में 336 ईसा पूर्व निकला विश्व विजय के अभियान पर। उसने रास्ते में जो भी क्षेत्र पड़े सबको जीतता चला गया, ठीक है ना भाई, तुर्की को, इराक को, ईरान को, अफगानिस्तान को, जितने भी क्षेत्र में जीतता चला गया। इसके कई सारे कमांडर्स थे जिसमें मुख्य रूप से सेल्यूकस, निकेटर और निराकस था। और अंततः इसने भारत की तरफ जब रुख किया तो हिंदू कुश पर्वत पर जो सफेद कोह श्रृंखला थी उसमें जो खैबर दर्रा था, उसी से इसने भारत में प्रवेश किया। और प्रवेश करने पर सबसे पहले उसे सामने क्या दिखा? सबसे पहले उसे सामने जो दिखा वो था क्या? तक्षशिला, जहां का राजा अम्बी ने सरेंडर कर दिया। और आगे मिला क्या? आगे मिला पंजाब में शासन करने वाला पोरस, ठीक है, पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन करने वाला पोरस, जिसके साथ इसका युद्ध हुआ झेलम या वितस्ता का, ठीक है। और इस युद्ध में सिकंदर की जीत भले हुई, लेकिन इसने पोरस को अपना मित्र बना लिया। अब यहां से आसपास के सारे क्षेत्रों को सिकंदर ने कब्जा कर लिया। आगे सिकंदर आगे आक्रमण करना चाहता था। आगे क्या था भैया? आगे इधर आप देखेंगे तो मगध था। आगे इधर क्या राज्य था भैया? आगे किसका राज्य था? आगे मगध का राज्य था। आगे क्या था भैया? आगे मगध राज्य था। और उस समय मगध का शासक कौन था? तो उस समय भैया मगध का जो शासक था, यहाँ का जो किंग था मगध का, वो कौन था? ये था भैया धनानंद। कौन था भैया? धनानंद उस समय यहाँ का शासक था, ठीक है। कौन? धनानंद उस समय यहाँ का शासक था, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद करना है कि उस समय धनानंद यहाँ का शासक था। अब सिकंदर चाहता था कि आगे बढ़कर मगध पर आक्रमण किया जाए और धनानंद का सामना किया जाए, धनानंद को हराया जाए। लेकिन सिकंदर की सेना चूंकि वर्षों से लड़ रही थी, सिकंदर की सेना वर्षों से लड़ रही थी, ठीक है। सिकंदर की सेना वर्षों से, सालों से, लगातार पिछले 10 वर्षों से लड़ रही थी। देखिए 336 और यहाँ पर 326, तो पिछले 10 वर्षों से लगातार सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी, इसलिए सिकंदर की सेना वापस जाना चाहती थी। दूसरा, इसमें से बहुत सारे सैनिक मारे भी गए थे, बहुत सारे सैनिक बीमार भी हो गए थे, ठीक है ना।
सेना के बारे में पता चला कि मगध की सेना बड़ी खतरनाक है और बहुत बड़ी है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से सिकंदर की सेना ने यहाँ पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और यहाँ पर मौजूद व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर नदी कौन सी थी? व्यास नदी, ठीक है ना। तो व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, तो इसको याद रखेंगे कि भैया सिकंदर की सेना ने, ठीक है, कौन सी नदी को पार करने से इनकार किया? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मजबूरन सिकंदर को भारत से वापस जाना पड़ा, ठीक है ना। अरे जिसके बाद मजबूरन सिकंदर को भारत से वापस जाना पड़ा और जब व्यास नदी को पार करने से इनकार किया तो यहाँ से जब सिकंदर वापस निकला तो वापस जाते समय, यहाँ से जब सिकंदर वापस निकला तो वापस जाते समय सिकंदर ने क्या किया पता है? वापस जाते समय सिकंदर ने इन क्षेत्रों को अलग अलग लोगों को दे दिया, ठीक है। जैसे इन क्षेत्रों में से किसको कौन सा क्षेत्र दिया ये भी देख लीजिए। तो जैसे सिंधु है ना, जैसे आप देखिए कि भाई अगर हम बात करें इसमें ये सिंधु और झेलम का जो भाग है, ठीक है, ये तक्षशिला के राजा आम्बी को दिया। किसको दिया? ये तक्षशिला के राजा आम्बी को दे दिया। इसी प्रकार से जो झेलम और व्यास नदी का भाग है ये पोरस का पहले से ही था तो ये पोरस को दे दिया, ठीक है, पोरस को दे दिया। और इसी प्रकार से और आगे देखेंगे सिंधु का उत्तर पश्चिम भाग का फिलिप नाम के एक व्यक्ति को दिया। हालांकि इसके पिता का नाम भी फिलिप था लेकिन ये वो फिलिप नहीं है, ये वो फिलिप नहीं है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से सिंधु का निचला भाग किसे दिया? पिथोन को दिया, ठीक है। तो वैसे आप इसको अलग से भी मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या कि सिकंदर के द्वारा क्या किया गया? टेरिटरीज कन्क्वायर्ड बाय अलेक्जेंडर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, 4 पार्ट्स, ठीक है। टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, टेरिटरीज ऑफ इंडिया व्हिच वाज कन्क्वायर्ड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, या कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसको जो है क्या किया? कोई ना कोई अपॉइंट कर दिया वहां का शासक, ठीक है। तो ये भी इसने किया, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि सिंधु और झेलम का भाग, ठीक है, तक्षशिला के शासक आम्बी को दिया, झेलम और व्यास नदी का भाग पोरस को दिया। तो एज इट इज नोट कर लेंगे, ठीक है, एज इट इज नोट कर लीजिएगा। हिंदी में भी मेंशन है, इंग्लिश में भी, ठीक है। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो क्षेत्र है वो आम्बी को देकर गया, झेलम और व्यास नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो पोरस को देकर गया, और सिंधु और उत्तर सिंधु का जो उत्तरी व पश्चिम भाग है वो फिलिप को देकर गया, और सिंधु का निचला भाग है वो पिथोन को देकर गया, ठीक है। अच्छा भैया, अब वापस जाते समय सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। एक स्थल मार्ग से जाने लगी और दूसरी जल मार्ग से जाने लगी, ठीक है। लेकिन रास्ते में ही इराक में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। कहने को कुछ इतिहासकार कहते हैं उसे जहर देकर मारा गया या जैसे भी जो भी मारा गया हो, लेकिन ठीक है, सिकंदर की फाइनली 323 बीसी में डेथ हो गई। सिकंदर की भारत से वापसी कब हुई थी? तो सिकंदर की भारत से वापसी जो हुई थी, ठीक है, सिकंदर की सेना भारत में 19 महीने रही थी, ठीक है। सिकंदर भारत में कितने महीने रहा इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था। तो भारत से वापसी, ठीक है, मतलब वापसी भारत से इसकी वापसी कब हुई थी? तो भारत से वापसी या भारत से ये रिटर्न कब हुआ? तो भारत से ये रिटर्न हुआ 323 बीसी। कब भैया? 323 बीसी में ये रिटर्न हुआ, ठीक है ना। और इसकी फिर डेथ हो गई कब? इसकी डेथ हो गई 322 बीसी में, ठीक है, 322। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये रिटर्न जब हुआ था सिकंदर तो 325 बीसी में रिटर्न हुआ था, 325 बीसी में रिटर्न हुआ था। और इसकी जो डेथ हुई थी वो 323 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 323 बीसी में हुई थी। और इसी के तुरंत बाद मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था। आपको याद होगा मौर्य एम्पायर मैंने आपको बताया था, ये इसी के तुरंत बाद एस्टैब्लिश हो गया था 322 बीसी में, ठीक है। और इसका इस स्टोरी का कहीं ना कहीं संबंध याद करिए चाणक्य से भी है, ठीक है। आपको याद होगा चाणक्य से भी है कि चाणक्य को जब ये बात पता चली, जब सिकंदर इस प्रकार से विश्व विजय करने निकला, ठीक है, जब इस प्रकार से सिकंदर विश्व विजय करने निकला और एक के बाद एक क्षेत्रों को जीतता चला गया, तो यहाँ पर तक्षशिला में जो विद्यालय था वहां पर चाणक्य पढ़ाते थे। तो चाणक्य को जब ये बात पता चली थी तो वो चाणक्य जो है मगध के राजा धनानंद से मदद मांगने गए थे, ठीक है। धनानंद से बताने गए थे कि भैया सिकंदर का आक्रमण आज नहीं कल, आज नहीं तो 4 साल बाद 5 साल बाद कभी होगा, लेकिन होगा, ठीक है। तो धनानंद ने उनका अपमान किया था और इस वजह से चाणक्य ने भाई बदला लेने का प्लान किया था। तो एक तरफ आप देखेंगे कि चाणक्य धनानंद से बदला लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ सिकंदर भारत के इन क्षेत्रों को जीतना चाहता है। तो इधर जब सिकंदर वापस चला गया तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर मगध के राजा धनानंद की कहानी को खत्म कर दिया और उधर सिकंदर की डेथ हुई 323 में, इधर 322 में मौर्य एम्पायर स्थापित हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ये बात एकदम स्पष्ट है, ठीक है, कि उधर आप इसीलिए एक साथ लिखा है हमने। देखिए युद्ध झेलम वाला युद्ध कब हुआ था? झेलम का युद्ध याद करिए, झेलम का युद्ध हुआ 326 में, ठीक है। और ये एक साथ डेट क्यों बता रहा हूं? देखिए 326 बीसी में युद्ध हुआ, ठीक है, 325 में यहां से वापस चला गया, 323 में उसकी डेथ हो गई और 322 में मौर्य एम्पायर स्थापित हो गया, ठीक है। आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और डेट्स बहुत आसान है याद करना, बस आपके दिमाग में बैटरी चाहिए। भाई अगर आप डेट और थोड़ा पहले से जाए 356 बीसी 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ, 336 ईसा पूर्व विश्व विजय अभियान पर लिखो, 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण, 325 भारत से वापसी, 323 मृत्यु, 322 मौर्य एम्पायर स्थापित, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। अरे भाई ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिमाग में सेट होना चाहिए कि 356 ईसा पूर्व जन्म हुआ, उसके 20 साल बाद 336 ईसा पूर्व में विश्व विजय करने निकला, उसके 10 साल बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण, उसके 1 साल बाद लगभग 19 महीने के बाद 325 ईसा पूर्व भारत से गया, अगले साल उसकी डेथ हो गई, अगले साल मौर्य एम्पायर स्थापित हो गया, याद हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, तो इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। और फिर इसी का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर हुआ था, ठीक है, इसी का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर हुआ था, ठीक है। तो यहां तक का हो गया मामला। अब क्या करते हैं भैया, अब चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पेज, ये हो गया दूसरा पेज, ठीक है। और ये मैप है, इस मैप को आप देखना चाहे तो देखिएगा, नहीं तो इसी मैप से काम चला लीजिएगा, लेकिन मैप रहने दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, बाकी ये तो कल ही बता दिया था और आज भी बताया है, ठीक है, ये आपको स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पर। ये आ गया हिंदी वाला आक्रमण, अब इस पर ध्यान है, ठीक है ना। हाँ, देख लेते हैं, देख लीजिए। अब इसमें हिंदी वाला आक्रमण की बात करने जो जा रहे हैं, इसमें पहले तो दिमाग में ये बिठाइए कि अभी आपने जो पढ़ा सिकंदर के बारे में, अभी आपने जो पढ़ा सिकंदर के बारे में, सिकंदर कहां का था? सिकंदर को यवन कहा जा सकता है, यवन मतलब ग्रीक, यवन मतलब क्या? यवन मतलब ग्रीक, ठीक है, यवन मतलब ग्रीक। अब ये हिंद यवन का मतलब क्या है? हिंद यवन का मतलब हो गया इंडो ग्रीक्स, इनको आप इंडो ग्रीक्स भी कह सकते हैं, हिंद यवन भी कह सकते हैं, इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं, हिंद यवन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अरे अब मामला क्या है भाई, हिंद यवन जो है ये कहां पर शासन करते थे? मुख्य रूप से ये शासन करते थे अफगानिस्तान का एक बैक्ट्रिया नाम का स्थान था, वहां पर शासन करते थे और वहीं से इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है ना। अच्छा, तो वो देखते चलेंगे और समझते चलेंगे और समझ में आता चला जाएगा। देखिए इसको मैं आपको समझाता हूं, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें। देखिए बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। क्या है ये? बैक्टीरिया, अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान का क्या बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया नाम की जगह है जो कि कहां पर था? अफगानिस्तान। और यहाँ पर हुकूमत चला करती थी किसकी? यहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक्स, ठीक है, इंडो ग्रीक्स जो है, ठीक है, इंडो ग्रीक्स रूल करते थे, ठीक है, इंडो ग्रीक यहाँ पर रूल करते थे, इंडो ग्रीक यहाँ पर रूल करते थे, ठीक है।
इंडो ग्रीक यहाँ पर रूल करते थे। देखते चलिए, बहुत आसानी से समझ आएगा, बस हमने पेशेंस इज मस्ट। ठीक है, अब ऐसे समझिए कि जो इंडो ग्रीक्स यहाँ पर रूल करते थे, ठीक है ना, इंडो ग्रीक्स जो यहाँ पर रूल करते थे, इनमें एक नाम आता है किसका, एक नाम आता है डेमेट्रियस का। किसका नाम आता है? डेमेट्रियस का। यहाँ का शासक डेमेट्रियस ही था। मैं आपको डेमेट्रियस से सीधा बता रहा हूँ और समझ रहा है, ठीक है, डेमेट्रियस, ठीक है, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस का रूल चलता था यहाँ पर। किसका रूल चल रहा था? डेमेट्रियस का रूल यहाँ पर चल रहा था, ठीक है भैया। और इसी टाइम पर यहाँ पर इसका सहयोगी, ठीक है, डेमेट्रियस का रूल जिस टाइम पर बैक्ट्रिया अफगानिस्तान, आज जहाँ पर अफगानिस्तान, वहीं पर बैक्ट्रिया हुआ करता था, वहाँ इंडो ग्रीक रूल था और वो इंडो ग्रीक राजा कौन था? डेमेट्रियस था, ठीक है। इसका एक सहयोगी था, निकट समझ लीजिए संबंधी था, ठीक है, जिसका नाम बताया जाता है यूक्रेटाइड्स। नाम बड़े खतरनाक खतरनाक है, तो वो समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम था भैया? यूक्रेटाइड्स, यूक्रेटाइड्स, ठीक, यूक्रेटाइड्स, ठीक, क्या नाम था इसका? यूक्रेटाइड्स, ठीक है, यूक्रेटाइड्स। तो हुआ ये कि डेमेट्रियस ने, और ये बहुत कम और सटीक तरीके से, कम कंटेंट में सटीक तरीके से बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो डेमेट्रियस राजा था और यूक्रेटाइड्स केवल उसका सहयोगी है, ठीक है, या इनके लिए विश्वास पात्र है। तो डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। इसने क्या किया? इसने भारत पर आक्रमण किया, इसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण के लिए निकला, यूं कह लीजिए कि भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला, ठीक है, इन्वेजन ऑन इंडिया, ठीक है, इन्वेजन ऑन इंडिया। तो भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला। तो जब डेमेट्रियस अपनी सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला, तो इसने बैक्ट्रिया राज्य की जिम्मेदारी यूक्रेटाइड्स को दी। क्या समझा? जब डेमेट्रियस भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला, ठीक है, अरे जब डेमेट्रियस भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला, तो इसने बैक्ट्रिया राज्य की जिम्मेदारी यूक्रेटाइड्स को दी, ठीक है। और डेमेट्रियस आगे बढ़ा और इसने क्या किया? इसने भाई जीत लिया, ठीक है। क्या किया? पंजाब व आसपास के क्षेत्रों को जीता, ठीक है, पंजाब व आसपास के क्षेत्रों को जीता, पंजाब व आसपास के क्षेत्रों को जीता, ठीक है, क्षेत्रों को जीता, ठीक है, क्षेत्रों को जीता, पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों को उसने जीत लिया, ठीक है, मतलब कह सकते हैं करने के लिए, ठीक है ना। डेमेट्रियस जब अपनी सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला, तो इसने बैक्ट्रिया की जिम्मेदारी यूक्रेटाइड्स को दे दी, ठीक है। और इसने भारत में आकर जब आक्रमण किया, तो पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र जीत लिया। लेकिन तभी डेमेट्रियस को सूचना मिली कि यूक्रेटाइड्स ने बैक्ट्रिया में विद्रोह करके राजगद्दी पर कब्जा कर लिया है। खेल हो गया बंदे के साथ। अरे डेमेट्रियस तो आया था भारत तक अपना एम्पायर बढ़ाने, एक्सपेंड करने, ठीक है ना, बढ़ाने आया था, एक्सपेंड करने, स्पेलिंग सही कर लेना खुद ही, ठीक है भैया। स्पेलिंग पर फोकस करो, मैं स्पेलिंग पर नहीं फोकस कर पाऊंगा, केवल आपको समझाने के लिए आया हूं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। और ये जो फर्जी के कमेंट क्लास में बीच-बीच में पूछ रहे हैं, चलिए अभी डिस्टर्ब करेंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि डेमेट्रियस इधर पंजाब आया था कि अपना एम्पायर एक्सपेंड करेगा, ठीक है। पता चला कि पंजाब को तो जीत लिया, उसके आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, लेकिन इसके हाथ से अपना ही राज्य चला गया, यूक्रेटाइड्स ने कब्जा कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब यूक्रेटाइड्स राजा बन गया, तो यूक्रेटाइड्स ने भी हमला किया, इसने भी भारत पर आक्रमण किया, अजी इसने भी भारत पर आक्रमण किया, इसने भी भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, इसने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया, इन्वेजन टू या इन्वेजन ऑन इंडिया, ठीक है ना, इसने भी भारत पर आक्रमण किया। और जैसे इसने पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीता था, इसने क्या किया? तक्षशिला और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीता, तक्षशिला व उसके आसपास के क्षेत्रों को जीता, तक्षशिला व उसके आसपास के क्षेत्रों को जीता, तक्षशिला व उसके आसपास के क्षेत्रों को जीता, ठीक है ना। मतलब इसने भी क्या किया? तो जीत लिया भैया, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अरे बैक्ट्रिया क्या है? इंडो ग्रीक रूल का बेस था, और यहाँ का डेमेट्रियस, ठीक है, पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीत चुका था, और यहाँ का यूक्रेटाइड्स तक्षशिला और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीत चुका था, ठीक है। और इस तरह से भारत में दो इंडो ग्रीक है ना ब्रांचेस कर, ठीक है, भारत में है ना, जो इंडो ग्रीक की ब्रांचेस है वो दो हो गई थी, एक डेमेट्रियस के लीडरशिप में और दूसरा यूक्रेटाइड्स की लीडरशिप में, ठीक है। इसको कहा गया डेमेट्रियस डायनेस्टी और इसको कहा गया यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी। तो इसमें पढ़ा लीजिए, इसको क्या कहा गया? डेमेट्रियस डायनेस्टी, यूक्रेटाइड्स वंश, मतलब यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी बनाया, मतलब अपना जो राजधानी बनाई, अपनी जो राजधानी बनाई वो किसे बनाई? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई शाकिल, ठीक है, इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो किसे बनाई भैया? तो शाकिल को बनाई, ठीक है, राजधानी बनाई, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तक्षशिला, ठीक है, तो इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई, तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। शासक हुआ, मतलब मैजेस्टिक रूलर। इस डायनेस्टी का जो मैजेस्टिक रूलर हुआ आगे चलकर, जिसने, ठीक है, कहीं ना कहीं काफी प्रसिद्धि दिलाई इस वंश को, वो कौन हुआ? ठीक है, तो यहाँ का प्रतापी शासक कौन हुआ और यहाँ का प्रतापी शासक कौन हुआ? मैजेस्टिक रूलर, ठीक है, प्रतापी शासक मतलब प्रतापी शासक, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैजेस्टिक रूलर हुआ, नाम सुनेंगे, बता दिया जाए, ठीक है। नहीं, भारत में तक्षशिला नहीं पड़ता, तक्षशिला भैया वर्तमान के हिसाब से पड़ता है ये पाकिस्तान में, तक्षशिला जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है भैया? तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान पड़ता है। उनका नाम बड़े खतरनाक है, तो बिल्कुल ये नाम आपने ऐसा नहीं कि पहले नहीं सुना है, नाम है मेनांडर। क्या नाम था इसका? मेनांडर। सुना तो है आपने मेनांडर का नाम? नहीं सुना? मेनांडर वही तो है जिसे पुष्यमित्र सुंग ने हराया था, मेनांडर वही तो है जिसे पुष्यमित्र सुंग ने हराया था। और यहाँ भैया एंटियालकिड्स, 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 ठीक है, एंटियालकिड्स, ठीक है, एंटियालकिड्स। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, अब दिमाग में बत्ती जली, याद करिए जरा, ये जो है, ठीक है, और ये जो है, इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था जब हमने सुंग वंश पढ़ाया था, सुंग डायनेस्टी। जब हमने सुंग डायनेस्टी पढ़ाई थी तब बताई थी। मेनांडर वही है जिसे पुष्यमित्र सुंग ने हराया था, ठीक है, डिफीटेड बाय पुष्यमित्र सुंग, डिफीटेड बाय पुष्यमित्र सुंग। ये वही है जो पुष्यमित्र सुंग से हारा था, पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग से हारा था, इससे पुष्यमित्र सुंग से हारा था ये वही है। और ये वही है जिसका उल्लेख आप बुक में पाते हैं, और इस बुक का नाम क्या है? मिलिंद पन्नू, और ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, मिलिंद पन्नू। जब हमने ये बताया था तभी कहा था कि पेशेंस रखना, आगे बताऊंगा। तो ये बुक जो कि नागसेन ने लिखी थी, ठीक है, जो कि नागसेन ने लिखी थी, ठीक है। एंटियोकस की जरूरत है नहीं, डेमेट्रियस से पहले एंटियोकस ने आक्रमण किया था लेकिन वो सफल नहीं रहा था, डेमेट्रियस से पहले एंटियोकस ने आक्रमण किया था लेकिन वो सफल नहीं रहा था, इतिहास सफल लोगों को याद रखता है, ठीक है। चलिए, और
एंटियालकिड्स याद करिए, एंटियालकिड्स कौन है? अरे भाई इसी का तो राजदूत था, इसी का राजदूत या एम्बेसडर याद करिए। कौन एम्बेसडर? इसी का राजदूत था जिसे आप हेलियोडोरस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हेलियोडोरस। याद है? हेलियोडोरस, हेलियोडोरस कहाँ पर आया था? हेलियोडोरस। इसी का राजदूत हेलियोडोरस था जिसे कहाँ भेजा गया था? याद करिए, जिसे भेजा गया था कहाँ? भागभद्र के दरबार में आया था, भागभद्र के, ठीक है, राज दरबार में आया था। ठीक है, जब शुंग वंश पढ़ाया था तो हमने आपको ये बताया, ठीक है। हाँ जी। अब जो लोग शुंग डायनेस्टी को अच्छे से पढ़े होंगे, दिमाग में होगा, तो उनको ये चीज तुरंत समझ में आई, ठीक है, कि कैसा मामला हुआ। अब इसको एक बात ऐसे समझिए, इसको जरा मैप से भी समझ लीजिए, ठीक है, इसको मैप से थोड़ा सा ऐसे समझिए। बैक्ट्रिया था, यहाँ पर क्या था? बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान में, ठीक है। और यहाँ पर जो राज कर रहे थे वो कौन थे? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक्स, ठीक है। अब इनमें से दो शाखा निकली, ठीक है। एक निकली कौन किसकी? एक निकली डेमेट्रियस वंश, एक निकली कौन सी? डेमेट्रियस वंश। और एक निकला कौन सा? यूक्रेटाइट्स वंश, यूक्रेटाइट्स वंश, ठीक है, यूक्रेटाइट्स वंश निकला, यूक्रेटाइट्स वंश, ठीक है। अब यहाँ पर था पंजाब, यहाँ पर एक एरिया हुआ पंजाब, और यहाँ पर एक एरिया हुआ तक्षशिला, ठीक है। तो ये हुआ तक्षशिला और उसके आसपास का एरिया, और ये हुआ पंजाब और उसके आसपास का एरिया, ठीक है, पंजाब और उसके आसपास का एरिया, ठीक है। और उस समय यहाँ पर क्या हुआ चलता था? यहाँ पर क्या चल रहा था? यहाँ पर शुंग डायनेस्टी थी, यहाँ पर शुंग डायनेस्टी थी, ठीक है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर शुंग डायनेस्टी थी, शुंग वंश, ठीक है। यहाँ पर शुंग डायनेस्टी थी, शुंग वंश, ठीक है। अब याद करिए कि यहाँ के दो प्रसिद्ध राजा, एक पुष्यमित्र शुंग, एक पुष्यमित्र शुंग, और दूसरा कौन? भागभद्र, दूसरा कौन? भागभद्र, ठीक है। एक पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, और दूसरा कौन? भागभद्र, ठीक है, भागभद्र, ठीक है। अच्छा, और उसी प्रकार से यहाँ भी ध्यान दीजिए कि पंजाब में डेमेट्रियस वंश जो हुआ, इसका प्रतापी राजा कौन हुआ और इसका प्रतापी राजा कौन हुआ? तो इसका प्रतापी राजा क्या बताया था? यूक्रेटाइट्स, एंटियालकिड्स, एंटियालकिड्स बताया था, एंटियालकिड्स, ठीक है, एंटियालकिड्स। और यहाँ क्या बताया था? यहाँ बताया था मेलांडर, ठीक। अब मामला ये था, मामला ये था, ठीक है, मामला ये था कि भाई इनकी ये जो बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक्स की दो ब्रांचेस बनी, ठीक है ना? अरे भैया, जो बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक्स की दो ब्रांचेस बनी, ठीक है, एक डेमेट्रियस डायनेस्टी और दूसरी यूक्रेटाइट्स डायनेस्टी। डेमेट्रियस डायनेस्टी ने पंजाब में हुकूमत किया और यूक्रेटाइट्स डायनेस्टी ने तक्षशिला में हुकूमत करी, ठीक है। ये जो पंजाब वाली ब्रांच थी और ये जो शुंग था, ये आपस में क्या थे? ये आपस में दुश्मन थे, ये आपस में दुश्मन थे, ठीक है ना? ये आपस में क्या थे? दुश्मन थे, ठीक। ये आपस में क्या थे? ये आपस में दुश्मन थे, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पर बताई है कि डेमेट्रियस डायनेस्टी पंजाब वाले क्षेत्र में थे, मेरांडर, ठीक है ना? हाँ जी। और इन दोनों की भाई जाहिर सी बात है कि इन दोनों की आपस में दुश्मनी है, तो इन दोनों की आपस में क्या होगी? दोस्ती होगी। तो ये दोनों आपस में क्या थे? ये दोनों आपस में दोस्त थे, ठीक है। तो कहने का वो कहते हैं कि दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये आपस में क्या थी? इनकी आपस में दोस्ती थी, और इनकी आपस में क्या थी? इनकी आपस में दुश्मनी थी, ठीक है। तो ये जो है ऐसे समझिए, ठीक। यहाँ पर आपस में क्या है? इनकी दुश्मनी, यहाँ पर दुश्मनी दे यार एनिमीज, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? दोस्ती है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? फ्रेंड्स है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों आपस में एनिमीज है और ये दोनों आपस में क्या है? फ्रेंड्स है, ठीक है ना? हाँ जी, फ्रेंड्स है, ठीक। अच्छा, किसने का प्रतापी शासक उल्टा लिख दिया? भाई डेमेट्रियस वंश का प्रतापी शासक मेनांडर हुआ, याद रखिए, डेमेट्रियस वंश का प्रतापी शासक मेनांडर हुआ, ठीक है। यूक्रेटाइट्स वंश का प्रतापी शासक एंटियालकिड्स हुआ, तो यूक्रेटाइट्स वंश का प्रतापी शासक एंटियालकिड्स हुआ, ठीक है। हाँ, उल्टा कहीं लग रहा है भैया? चश्मा उल्टा पहन लिया होगा। अच्छा, बाकी ध्यान दीजिए। तो इसी वजह से अब अगली बात इसमें ये पकड़ लीजिए क्या कि भाई इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ था, इन दोनों का आपस में युद्ध हुआ था कि नहीं? और एंटियालकिड्स ने यहाँ पर क्या किया था भैया? अपना राजदूत भेजा था, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिए, ठीक। अपना राजदूत हेलियोडोरस भेजा, ठीक है ना? इसने क्या किया? अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, और इसने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने मेनांडर को हराया, मेनांडर को हराया, मेनांडर को हराया, ठीक बात है, मेनांडर को हराया, ठीक है भैया, ठीक। तो एज इट इज आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें ये जो हेलियोडोरस आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, ये जो हेलियोडोरस आप देख रहे हैं, इसी के बारे में आप अलग से पढ़े हैं, शुंग डायनेस्टी जब पढ़ाया था तब बताया था कि ये वही हेलियोडोरस है जिसने आगे चलकर क्या किया था? आगे चलकर पेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है। याद है आपको गरुड़ स्तंभ? गरुड़ स्तंभ क्या वहां पे बताया था, तो फिर से क्या बताना, ठीक है। शुंग डायनेस्टी जो है अच्छे से देख लीजिएगा, जो शुंग डायनेस्टी पढ़ाया था उसमें हमने इसके बारे में बता रखा है, ठीक है, जो शुंग डायनेस्टी बताया था, ठीक है भैया। तो चलिए यहाँ पर ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये दो पेज के अंतर्गत आपको बहुत अच्छे तरीके से ये जानकारी हो गई है, और इसमें कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। कोशिश करिएगा कि आपको बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, कल वाली और आज वाली दोनों वाली क्लास की क्विज आपको आज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ठीक। अब ये टॉपिक आपका मतलब चैप्टर जो है कल खत्म होगा। टॉपिक तो आज आपने दो खत्म कर लिए, एक यूनानी आक्रमण और दूसरा इंडो ग्रीक, ठीक। चलिए, जिसको समझ में आ गया अच्छे तरीके से बिल्कुल बाबा, बिल्कुल इस समय चलिए, धन्यवाद।